हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th वालों का 2025 का केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सोल्यूशन चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करे थे वो भी आपके सामने आ चुके होंगे। और आप इस 2025 के केमिस्ट्री के सैंपल पेपर को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि सैंपल पेपर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। इसलिए आप इस केमिस्ट्री के पेपर के सेट 1 को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं। और इसके सैंपल पेपर के सेट 2 की वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और अगर आपको ये नहीं पता है कि इस बार उत्तराखंड बोर्ड वालों ने सभी सब्जेक्ट के दो सैंपल पेपर अपलोड किए हैं, तो मैंने सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के दोनों सेट्स की वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है और उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि अब आपके एग्जाम होने ही वाले हैं, डेट शीट भी आ चुकी है। और अगर आपने अभी तक मैथ के 2025 के सैंपल पेपर के सेट 1 की सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है, तो मैथ के सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो केमिस्ट्री के सैंपल पेपर के सेट 1 की सोल्यूशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी सैंपल पेपर या उनके सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब स्टार्ट करते हैं हम इस पेपर के सोल्यूशन को। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, ये हमारा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2025 का रासायनिक विज्ञान का, और ये हमारा 70 नंबर का होता है और ये हमारा 3 घंटे का होता है। और इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये जो आपका सैंपल पेपर है केमिस्ट्री का 2025 का, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्वेश्चंस हमारे कहां पर घटे हैं, कहां पर बढ़े हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि केमिस्ट्री के पेपर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए मैंने पहले ही चैनल के ऊपर केमिस्ट्री के सेट 1 और सेट 2 इनकी वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है। चैनल पर जाकर आप दोनों वीडियो को देख लेना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। और दोनों ही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को। और इसके पहले क्वेश्चन में हमारे पास 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे एक एक नंबर के होते हैं। और इसी क्वेश्चन के अंदर हमें 2 क्वेश्चंस और दे रखे होते हैं जो कि हमारे अभिकथन और कारण वाले होते हैं। उसमें हमें बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फिर आपके पहले क्वेश्चन में टोटल हो जाते हैं 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी के आंसर बता देता हूँ। यह हमारा पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्न सेल का उपयोग किया जाता है। तो कौन से सेल का उपयोग किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो वो होगा हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, जिसका कारण आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। हम एग्जाम में डायरेक्ट ये लिख करके आते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा सही होगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमारा चौथा वाला विकल्प है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः चौथा वाला विकल्प हमारा सही होगा। और इनके कारण मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं, कारण आपको एग्जाम में लिख करके नहीं आने हैं, बस एग्जाम में आपको सही ऑप्शन बता करके आना है। अब देखते हैं हम इसके अगले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। इसके दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि +8 ऑक्सीकरण अवस्था हमारी कौन कौन प्रदर्शित करता है, तभी आप बता पाएंगे 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप इसके कारण में देख सकते हैं कि जो हमारा रूथेनियम और ऑक्सीमियम, ये दोनों ही तत्व हमारे +8 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये आप आधुनिक आवर्त सारणी में देख सकते हैं, आपकी बुक में होगी, वहां से आप देख लेना। तो इन दोनों में से हमें 1 पॉइंट दे रखा है चौथे ऑप्शन में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः चौथा वाला विकल्प हमारा सही होगा। और इन क्वेश्चनों में जो मैंने यहाँ पर आपको कारण लिखवा रखे हैं, इसको आप साइड में भी नोट कर सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि इसका आंसर ये क्यों आया था। यह इसका तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है अभिक्रिया जिसके वेग नियतांक की इकाई
मोल लीटर इनवर्स है, तो हमें यहाँ पर इसकी कोटि बतानी है कि क्या होगी। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको इसका कारण बता रखा है, आप यहाँ से कारण को देख लेना। तो इसकी जो कोटि होती है वो कितनी होती है हमारी 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा थर्ड वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। इसके अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है निम्न में से किसके परीक्षण के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण का उपयोग किया जाता है। और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, हमें यहाँ पर बताना है कि 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो जो हमारे पास आइसोसाइनाइड परीक्षण है उसका उपयोग एलिफेटिक प्राथमिक अमीन के परीक्षण के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री एमीन, यानी कि सेकंड वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 डिग्री एमीन। और इसके आंसर को हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि अतः सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। और यहाँ पर आप कारण को भी नोट कर सकते हैं, एग्जाम में आपको कारण नहीं लिख करके आने हैं। और यह इसका अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है DsP2 संकर्ण युक्त संकर यौगिक की ज्यामिति होती है। यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर है, आपको भी ये पता होगा, तो वो हमारी होती है वर्ग समतलीय। तो ये हमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हम इसके आंसर को यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा फर्स्ट वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। और यह इसका अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है अल्कोहल जल में विलय होता है और क्यों होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर है, तो जो हमारे पास अल्कोहल होता है वो हमारा जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जो कि आपको कारण में दिख ही रहा होगा, इसलिए अल्कोहल जल में विलय होता है। और ये हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः सेकंड वाला विकल्प हमारा सही है। अब ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। इसके 6 वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होगा। यहाँ पर हमें बताना है, और यहाँ पर हमें भी 4 ऑप्शन में क्रम दे रखे हैं। तो इसका जो हमारा तीसरा वाला क्रम होगा वही हमारा एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम होगा, इसलिए जो हमारा इसका तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः जो हमारा तीसरा वाला विकल्प है वो हमारा सही है। अब देखते हैं हम इसके 8वें बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। और इसमें हमें दे रखा है कीटोन को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित की निम्न में से कौन सी विधि है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन आपकी 2025 की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन से संबंधित है। अगर आपने रिएक्शन पढ़ रखी होंगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे, और ये रिएक्शन ज्यादातर एग्जाम में आती भी रहती हैं। तो ऐसा हमारा वुल्फ किश्नर अपचयन अभिक्रिया में होता है, जिसमें हम कीटोन को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वही हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि अतः जो हमारा चौथा वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। और यहाँ पर आपको इसका कारण भी दिख ही रहा होगा। अब पहले ही क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस कथन और कारण वाले दे रखे होते हैं, अब उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से बताना है कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो अब देखते हैं हम इसके 9वें बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अभिकथन ए में हमें यहाँ पर दे रखा है कि जल में कम सांद्रता में अंडा फूल जाता है, और ये जो हमारा अंडा होता है ये क्यों फूल जाता है ये हम देखते हैं इसके कारण में, कि हमारे कारण के हिसाब से सही होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो हमें कथन दे रखा है वो हमारा सही होता है कि जब हमारे पास जल की सांद्रता कम होती है तो जो हमारा अंडा होता है वो हमारा फूल जाता है। और इसके कारण में हमें दे रखा है कि ये हमारा परासरण के कारण होता है। तो जो इसके कारण में दे रखा है हमें पॉइंट, वो भी हमारा सही है कि जल में कम सांद्रता में परासरण के कारण जो हमारे पास अंडा होता है वो हमारा फूल जाता है, यानी कि इसका अभिकथन भी सही है और कारण भी। जो हमारे पास कारण है वो अभिकथन ए के लिए भी सही है। तो अब हम इसके ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो ये जो इसका पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और जो हमारे पास आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो इसका पहला वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि अतः पहला वाला विकल्प हमारा सही है। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि हाँ, पानी में कम सांद्रता में अंडा फूल जाता है क्योंकि ऐसा परासरण के कारण होता है। और ये इसका कारण है, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रखा है और इस कारण को आप नोट भी कर सकते हैं। और यह इसका लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसके अभिकथन में हमें दे रखा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और यहाँ पर हमें इसके कारण आर में दे रखा है कि इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और यह आपने पढ़ भी रखा होगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है और इसकी कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। तो यानी कि इसका कथन भी सही है और कारण भी। और जो हमारे पास कारण है वो हमारे पास जो कथन दे रखा है उसकी सही व्याख्या करता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः पहला वाला विकल्प हमारा सही है और यहाँ पर आप इसके कारण को भी देख सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे 1 नंबर वाले। यह इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है जल का वाष्प दाब क्या हो जाएगा यदि इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी जाए। तो सिंपल सा इसका आंसर है, यदि हम पानी में 1 चम्मच चीनी को मिला देंगे तो जो हमारे पास पानी का वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी बहुविकल्पी वाले और निश्चित उत्तरीय वाले में शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आसान है। अभी आगे हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। और यह इसका तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है गैल्वेनीकरण क्या है। हमें यहाँ पर बताना है कि गैल्वेनीकरण क्या होता है। पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं, ये हमारे दूसरे नाम से भी आ सकता है जिसे हम बोलते हैं यसद लेपन से। तो दोनों नामों को आप ध्यान रखना, दोनों ही सेम है। और गैल्वेनीकरण या फिर यसद लेपन क्या होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास लोहे की या स्टील की वस्तुएं होती हैं उनको जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो ये जो हम जिंक की परत चढ़ाते हैं इन वस्तुओं पर, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, जिसको हम यसद लेपन भी बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको पूरा आंसर दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जो हमारे क्वेश्चंस के की पॉइंट हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बाकी थोड़ी आप आंसर में से देख लेना। तो यह इसका चौथा क्वेश्चन, इसमें हमें IUPAC नाम बताने हैं और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और आपसे IUPAC नेमिंग करनी आती भी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोनों पॉइंट के IUPAC नाम क्या होंगे। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा था और उसका IUPAC नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ऐसे इसका ये दूसरा पॉइंट है जो हमें दे रखा था, इसका IUPAC नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन निकिल सेकंड क्लोराइड, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यहाँ से आप इन दोनों पॉइंटों के आंसर को नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके 5वें क्वेश्चन को। यह इसका 5वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है विटामिन ए का रासायनिक नाम व इसकी कमी से उत्पन्न रोग का नाम लिखिए। तो जैसे अभी विटामिन डी का आया था वैसे ही यहाँ पर विटामिन ए का दे रखा है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास विटामिन ए होता है उसका हमारे पास जो रासायनिक नाम होगा वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, रेटिनॉल। और यहाँ पर इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका नाम लिखना है। तो एक हो जाएगा रतौंधी, मोतियाबिंद, त्वचा सूक्ष्म। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बोल रखा है कि हमें कितने नाम लिखने हैं, तो आप कितने भी लिख करके आ सकते हैं। अगर आपको एक भी याद है तो वो भी आप लिख करके आ जाएं। यहाँ से आप इसके आंसर को नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसमें आगे। इसके 6ठे क्वेश्चन में हमें दे रखा है मोनोडेंटेट तथा बाइडेंटेट लिगेंड हमारे क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुत आसान है इनकी डेफिनेशन, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इसका आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये जो हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, ये हमारे वो लिगेंड होते हैं जो एक ही स्थान से धातु के साथ बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिख रखा है, क्लोराइड। और जो हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, वो हमारे पास वो लिगेंड होते हैं जो हमारे दो स्थानों से धातु के साथ बंध जाते हैं। मोनोडेंटेड में एक स्थान से और बाइडेंटेड में दो स्थानों से। इतना आप ध्यान रखना, इतना अंतर है इसमें। और इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके 7वें क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। तो यहाँ पर हमें विलयन की मोलरता को ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको मोलरता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर देंगे। और मोलरता का फॉर्मूला आपके सामने भी आ चुका होगा। जिन स्टूडेंट को ना पता हो वहां से नोट कर लेना, या फिर जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो मेरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको हर वीडियो में चैप्टर वाइज हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं उनके सोल्यूशन के साथ में, तो वहां से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो मोलरता का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि विलय के मोल अपॉन जो उसका आयतन होगा विलयन का, तो वो हमारा होना चाहिए मिलीलीटर में। तो पहले हम यहाँ पर विलय के मोलों को निकाल लेते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा विलय का भार अपॉन विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं W अपॉन M डैश, और इंटू हमने 1000 इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में आयतन दे रखा है वो हमारा मिलीलीटर में, इसलिए हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दी है। तो हम इन सभी वैल्यू क्वेश्चन में रख देंगे और वहां से कैलकुलेशन कर कर हम इसके आंसर को निकाल लेंगे। तो हमारे पास मोलरता की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी 0.4 मोल। और इसके आंसर को मैं आपको दिखा भी देता हूं, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि मोलरता कैपिटल M बराबर हो जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर हमें दो परिभाषाएं दे रखी हैं, मोल परिभाष और मोललता। या तो आप क्वेश्चन को कर आ सकते हैं या फिर परिभाषा भी लिख करके आ सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट को न्यूमेरिकल करने आते होंगे तो न्यूमेरिकल कर आ जाएंगे और उनका टाइम भी बचेगा, और जिन स्टूडेंट को न्यूमेरिकल करने नहीं आते होंगे वो यहाँ पर डेफिनेशन को लिख कर आ सकते हैं। तो यहाँ से आप डेफिनेशन को नोट कर लें, मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। और ये दोनों ही डेफिनेशन आपके 2025 के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं पहला पॉइंट दे रखा था मोल परिभाष, उसको हम मोल अंश भी बोलते हैं। तो यहाँ से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन को समझा देता हूँ, बाकी आप पूरी डेफिनेशन को यहाँ से लिख लेना, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का हम क्या बोलेंगे, मोल अंश बोलेंगे, और इसको हम स्मॉल x से लिखते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना। बाकी आप इसके फॉर्मूले को यहाँ से देख लेना। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले पॉइंट को, जो कि था हमारा मोलरता। और जो भी हमने क्वेश्चन करा था उसमें हमसे मोलरता पूछी थी, तो दोनों अलग अलग हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। और मोलरता का फॉर्मूला ये लिखा है और इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, और इस फॉर्मूले को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और जो इसकी डेफिनेशन है उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूले को याद कर लें। फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन को बना देंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन होती है, किसी विलयन के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो वही यहाँ पर फॉर्मूला भी है कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन किसमें घुले हुए होंगे, जो हमारे पास विलायक होगा, और जो उसका भार होगा वो हमारा किलोग्राम में होगा। तो सिंपल सा ये भी टॉपिक था, आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके 8वें क्वेश्चन को, और जो इसके आगे डेफिनेशन में और दे रखा होगा उसको आप यहाँ से नोट कर लेना। यह इसका 8वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर हमें यहाँ पर बताना है।
तो बहुत इजी डेफिनेशन है दोनों की, और दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई भी दिख रही होगी। शॉर्ट में यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य वे अपघट्य होते हैं जो कि हमारे जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। और उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, NaCl, KCl, HCl, NaH, KOH। ऐसे ही जो हमारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो हमारे ऐसे वैद्युत अपघट्य होते हैं जो कि हमारे विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ऐसे अपघट्यों को हम क्या बोलेंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और यहाँ पर इसके भी उदाहरण दे रखे हैं, इनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। आप देखते हैं हम इसके 90 क्वेश्चन को। और यह इसका 9वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है कार्बोहाइड्रेट द्वारा शरीर को ऊर्जा किस प्रकार मिलती है? मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट क्यों आवश्यक है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट द्वारा शरीर को ऊर्जा किस प्रकार मिलेगी और ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, वो सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप यहाँ से इसको नोट कर लें। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो जब उसका ऑक्सीकरण होता है तब हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी कि ग्लूकोज। बाकी आप इस रिएक्शन से देख सकते हैं। और यह इसका अथवा वाला क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है विटामिन क्या है, ये किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि विटामिन क्या होते हैं और ये किस प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमसे पूछ रखा है विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन हमारे आहार में आवश्यक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी जीव के स्वास्थ्य का रखरखाव करते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। और ये किस प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं? ये हमारे 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला है वसा विलय विटामिन और दूसरा है जल में विलय विटामिन। अब इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके वसा विलय विटामिन होते हैं इसमें आपके विटामिन A, D, E और K आते हैं। और दूसरी तरफ जल में विलय विटामिन होते हैं आपके B और C। इस बात का आप ध्यान रखना, इस पे भी आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो ही मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताया है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर वही दे रखा है जो मैंने आपको बताया है। और यह इसका 10वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है कोलराउस का नियम लिखिए। और ये क्वेश्चन आपका 2025 का एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। और ये क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियो में भी बताया था। और ये क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है केमिस्ट्री के। अब कोलराउस का नियम क्या होता है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, कोलराउस के नियमानुसार अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी दिख ही रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है तो उसको आप इतना लिख करके आ सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके 11वें क्वेश्चन को। और यह इसका 11वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है निम्न में से प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। पहला है यहाँ पर सैंड मेयर अभिक्रिया और दूसरा है युग्मन अभिक्रिया। और दोनों ही अभिक्रिया हमारी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इन रिएक्शन को जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये आपकी 2025 के सैंपल पेपर में भी आई हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों ही अभिक्रिया समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पर हमें दे रखा है सैंड मेयर अभिक्रिया, तो इसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का हम क्या करेंगे, विलयन ले लेंगे। उसको हम कॉपर क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे तो जो हमारा डाई एजो समूह होगा वो हमारा
Cl के द्वारा या फिर Br के द्वारा या Cn के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन निकलती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हुआ है तो उसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, सैंडमेयर अभिक्रिया। और यहाँ पर उदाहरण और भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन और दे रखी है और उस रिएक्शन को भी मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा। तो यहाँ पर परिभाषा में भी वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। बाकी दो उदाहरण और दे रखे हैं मैंने यहाँ पर आपको, जो भी आपको बढ़िया तरीके से याद हो समीकरण वो आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डाइएजो समूह था उसका जो प्रतिस्थापन है वो Br के द्वारा भी हो चुका है और Cn के द्वारा भी हो चुका है। और यहाँ पर आप देख लें कि जो हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया होगी, एक तो उसमें डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन निकलेगी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि आपको सभी रिएक्शन में दिख ही रहा होगा। अब यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अब देखते हैं इसकी अगली रिएक्शन को। ये रिएक्शन हमारी बहुत सिंपल है, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लें, इसमें कुछ इतना समझाने के लिए नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल से अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके पैरा, जो हमारे पास पैरा वाली पोजीशन होती है, पैरा स्थान पर जाकर ये युग्मित हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बनाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और ये जो अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब यहाँ से आप इसको भी नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। और ये इसका 12वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए। मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बता रखा है। ये क्वेश्चन हमारा 3 से 4 तरीके से एग्जाम में बार बार पूछा गया है और 4 से 5 साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर में आया हुआ है, आप यहाँ से इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। सिंपल सा इसका डेरिवेशन है, यहां से आप इसको नोट कर लें, जो कि यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो लास्ट में हमारा यहाँ पर आ जाएगा T½ यानी कि अर्ध आयुकाल, वो हमारा बराबर होगा 0.693 अपॉन के। तो आप इसी समीकरण को देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास समीकरण आई है इसमें सांद्रण का कोई भी पद नहीं है। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध परिवर्तन में लगा समय अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। सिंपल सा डेरिवेशन था, बहुत छोटा डेरिवेशन है, आराम से आप इसको कर लेंगे। अब जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो यहाँ से इसको नोट करते हुए चलें। और यह इसका 13वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है आयरन एक संक्रमण तत्व है परंतु सोडियम नहीं, ऐसा क्यों है, इसका मैं यहाँ पर कारण बताना है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आपको आयरन का और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और ये हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो जो हमारे पास आयरन है तो जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारा कहाँ पर प्रवेश करेगा, डी कक्षक में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक तत्व में प्रवेश कर रहा है तो वो हमारा कैसा होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व हमारे कैसे होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आयरन है वो क्या होगा, हमारा एक संक्रमण तत्व होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। और दूसरी तरफ हमें ये बताना है कि सोडियम हमारा संक्रमण तत्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा कहाँ पर प्रवेश करेगा, एस कक्षक में। और जो हमारे एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो हमारे संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। सिंपल सा इसका कारण था, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आया होगा जिनको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा। अब यहाँ से आप इसके आंसर को भी नोट कर लें।
और यह इसका 14वां क्वेश्चन इसमें हमसे पूछ रखा है मैथिल क्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड के CCl बंध का हेटेरोलेटिक विदलन किस प्रकार से होता है, यह हमें बताना और 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का मैथिल क्लोराइड वाला है और 1 नंबर का एथिल क्लोराइड वाला है। तो सिंपल इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ नहीं करेंगे, 2 रिएक्शन आप लिख करके आ जाना। यही हमारा हेटेरोलेटिक विदलन होता है। पहला है हमारे पास मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन और दूसरी हमारे पास एथिल क्लोराइड की रिएक्शन। इनको आप लिख करके आ जाना। अब देखते हैं हम इसके 15वें क्वेश्चन को। और ऐसे ये इसका 15वां क्वेश्चन है और ये हमारा 2 नंबर का है और इसमें भी हमसे रिएक्शन ही पूछ रखी है क्या होता है जब पहला है इसका फिनॉल की जलीय विलयन की अधिकता से अभिक्रिया कराई जाती है और दूसरा है एथिल अल्कोहल का निर्जलीयकरण हमें करना है सांद्र H2SO4 और वो भी यहाँ पर हमें टेम्परेचर दे रखा है 160 से 170 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों की रिएक्शन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप नोट कर लेना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर फिनॉल की हम यहाँ पर ब्रोमीन की जलीय विलयन की अधिकता में अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Br2। तो जो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर 2,4,6 इसलिए है क्योंकि ये हमारा दूसरी पोजीशन पर है, चौथी पोजीशन पर है और छठी पोजीशन पर है, इसलिए इसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ये हमारा रिएक्शन के बाद में सफेद अपक्षेप के रूप में प्राप्त होगा और यहाँ पर हमारा 3HBr बाहर भी निकल जाएगा। तो ये थी हमारी पहली वाली रिएक्शन, ये आपको समझ में भी आ गई होगी। अब देखते हैं हम इसकी दूसरी वाली रिएक्शन को। दूसरी रिएक्शन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और आप ध्यान रखना कि उसमें टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास एथिल अल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग है और उसी के हिसाब से यहाँ पर रिएक्शन भी है। इस बात का आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ये ऊपर वाली आ रखी है, नीचे वाली मैंने आपको यहाँ पर बताने के लिए लिख रखी थी कि इस तरीके से भी एग्जाम में आ जाती हैं। तो हमें यहाँ पर एथिल अल्कोहल का निर्जलीयकरण करना है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और वो भी 160 से 170 डिग्री हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल को ले लेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा CH3CH2OH। यहाँ पर उत्प्रेरक ले लेंगे H2SO4 और टेम्परेचर ले लेंगे 160 से 170 डिग्री। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर हमारा बनेगा एथिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2CH2 और साथ में हमारा क्या निकलेगा, जल, जैसे कि आपको रिएक्शन में दिख ही रहा होगा। और आप इस ऊपर वाली रिएक्शन को नोट कर लेना। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ भी रखी थी। और ये जो नीचे वाली रिएक्शन है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखी है कि यहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा तो रिएक्शन भी अलग होगी। अब देखते हैं हम इसके 16वें क्वेश्चन को। तो यह इसका 16वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रयोग कर यहाँ पर हमें एक यौगिक दे रखा है, इसकी हमें संरचना तथा चुंबकीय व्यवहार पहचानना है और 3 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं या फिर हमसे वहां पर संयोजकता आबंध सिद्धांत भी पूछ लेता है। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाना। यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इसको नोट कर लें। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। जो उसका चुंबकीय व्यवहार होगा वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय है। अब यहाँ से आप इसको जल्दी से नोट कर लें। और ये जो आपका 17वां क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम के लिए। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाना। इसमें हमसे पूछ रखा है DDT तथा BHC बनाने की हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको दोनों की रासायनिक अभिक्रिया बता रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और जो इसकी रिएक्शन है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ से आप रिएक्शनों को भी नोट कर लें।
यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले रिएक्शन में हमें दे रखा है डीडीटी की अभिक्रिया कि हम इसको कैसे बनाते हैं, और दूसरे में दे रखा है कि हम BHC को कैसे बनाएंगे। और ये इसकी रिएक्शन लिखी है, आप यहाँ से ढंग से नोट करना क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यह इसका 18वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है आवश्यक तथा अनावश्यक एमीन अम्ल क्या होते हैं, और प्रत्येक के हमें यहाँ पर दो दो उदाहरण देने हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है, आराम से आपकी समझ में आ जाएंगी। यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल होते क्या हैं। ठीक है, तो इनकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है। ये हमारे वे एमिनो अम्ल होते हैं जिनकी जीवधारियों को आवश्यकता होती है। शरीर में इनकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और मृत्यु तक हो सकती है। और ये जो हमारे पास आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, ये हमारे पास कितने होते हैं? 10, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखे हुए भी दिख रहे होंगे। और हमसे क्वेश्चन में 2 पूछ रखे थे, मैंने यहाँ पर इतने सारे आपको लिख रखे हैं। जो भी आपको 2 याद हो जाए वो आप लिख करके आ जाना। ये जो हमारे पास 10 एमिनो अम्ल लिखे हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, और दूसरा हमसे पूछ रखा है अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वे एमिनो अम्ल हैं जिनके अप्रभाव में कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता, यानी कि इनकी कमी से हमें कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इनमें से आपको जो 2 याद हो जाएं उनको आप लिख करके आ जाना। तो इन्हीं को हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि जो हमारे पास एमिनो अम्ल होते हैं उनकी जो उभयधर्मी प्रकृति होती है उनको हमें समझाना है। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर दे रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना। और इस तरीके के ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। यह इसका 19वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है निम्न को बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। खाली हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है और कुछ नहीं करना। पहले में हमें दे रखा है एसीटोन से क्लोरीटोन, और दूसरा में दे रखा है एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड। अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इसकी समीकरण में समझा देता हूँ। दोनों अभिक्रिया बहुत सिंपल है और अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और ये दोनों ही रिएक्शन आपके 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप इन दोनों ही रिएक्शन को जरूर तैयार करके जाएं, और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो यहाँ से इन रिएक्शन को भी हाथों हाथी नोट कर लें। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं पहला पॉइंट दे रखा था उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमें यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा था उसके हम यहाँ पर रिएक्शन को लिख देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एसीटोन को ले लेंगे और उसकी हम अभिक्रिया करा देंगे क्लोरोफॉर्म से, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की उपस्थिति में। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोरोटोन। और जो इसका फॉर्मूला होता है उसको भी आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, सिंपल सी इसकी रिएक्शन थी, आपकी समझ में भी आ गई होगी। दूसरा था हमारे पास एसिटिलीन से हमें एसिटल्डिहाइड बनाना था। तो यहाँ पर आपको पहले एसिटिलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि आपको लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। इसकी हम यहाँ पर जल से अभिक्रिया करा देंगे, और जो इसमें उत्प्रेरक होंगे वो हमारे पास 20% H2SO4 होगा और 1% HgSO4 होगा। इनकी उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो दोनों ही रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होंगी। अब जल्दी से आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।
और इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें हमें दे रखा है एल्डिहाइड व कीटोन के संदर्भ में नाभिरागी यौगिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको नोट करते रहें। यह हमारा इसका 20वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर हमें एलिफेटिक और एरोमेटिक जो हमारे प्राथमिक एमीन होते हैं उनकी हमें यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखनी है। तो ये भी मैं आपको दोनों बता देता हूँ, यहाँ से हम इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो उसकी कंडीशन आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख ही रही होगी कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की जब हम नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 273 से 278 केल्विन के बीच में। जब हम यहाँ पर इनकी अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक डाई एजोनियम लवण प्राप्त होगा। अब वो लवण किसी का भी हो सकता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन से भी समझा देता हूँ। पहले यहाँ पर हमने एनिलीन ले लिया है जो कि हमारा एक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसकी अभिक्रिया हम यहाँ पर नाइट्रस अम्ल के साथ में करा रहे हैं और जो इसका टेम्परेचर है वो भी आपको दिख ही रहा होगा। जो हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पर एरोमेटिक डाई एजोनियम लवण बनेगा, तो वो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन एजोनियम क्लोराइड। किसी का तो लवण बनेगा तो वो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बेंजीन एजोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला भी आपको दिख ही रहा होगा, और साथ में हमें यहाँ पर जल प्राप्त होगा। तो जो क्वेश्चन में मैं पहला पॉइंट पूछ रखा था उसका आंसर हमने यहाँ पर बता दिया है। अब जो हमसे दूसरा पॉइंट पूछ रखा था उसका आंसर मैं आपको आगे बता देता हूँ। और यहाँ से हमारा इसका दूसरे वाले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की भी हम नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे, टेम्परेचर हमारा सेम ही रहेगा। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एलिफेटिक डाई एजोनियम लवण बनता है। और ये जो हमारे पास लवण बनेगा ये हमारा कम ताप पर क्या होता है, अस्थायी होता है, और ये हमारा शीघ्र क्या होगा, विघटित हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड में, एल्किन में, या फिर और अल्कोहल यौगिकों के मिश्रण में, जिनमें से अल्कोहल सामान्यतः अधिक काय में होता है, यानी कि अल्कोहल क्या होगा हमारा अधिक मात्रा में होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी भी रिएक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारी इसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को बना लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा ये, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसकी अभिक्रिया हम यहाँ पर नाइट्रस अम्ल के साथ में करा देंगे, टेम्परेचर हमारा सेम ही रहेगा। जो हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एलिफेटिक डाई एजोनियम लवण बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एथेन डाई एजोनियम क्लोराइड का लवण बन जाएगा, और ये हमारा कैसा होगा, अस्थायी होगा। और मैंने आपको बताया था कि यह विघटित होकर अधिक मात्रा में अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और साथ में नाइट्रोजन गैस भी निकलेगी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना, और इस रिएक्शन को भी आप यहाँ से नोट कर लें, काफी बड़ी ये रिएक्शन है। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखने से पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप इस क्वेश्चन को कर कर आ सकते हैं। इसमें हमें यहाँ पर समीकरण लिखनी है कि हम इसको किस तरीके से परिवर्तित करेंगे। इसमें पहला हमसे पूछ रखा है 3 मेथिल एनिलीन से 3 नाइट्रोटॉलुइन कैसे बनाएंगे वो बताना है। दूसरा भी हमसे यही पूछ रखा है कि एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन कैसे बनाएंगे।
और तीसरे में भी हमसे सेम ऐसे ही पूछ रखा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनकी रिएक्शन दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। मैंने यहाँ पर इनकी रिएक्शन लिख रखी हैं। यह हमारे पास पहली रिएक्शन और यह हमारे पास दूसरी रिएक्शन। जल्दी से आप यहाँ से नोट कर लें, फिर मैं आपको इसकी लास्ट वाली रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। यह इसकी तीसरी वाली रिएक्शन है, इसको भी आप यहां से नोट कर लें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 को, और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमसे पूछ रखा है आदर्श एवं अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो सिंपल से हमारे ये क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार करके जाना। मैं यहाँ पर आपको सिंपल बता देता हूँ कि आदर्श और अनादर्श जो हमारे विलयन होते हैं वो क्या होते हैं। पूरी डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लेना। जो हमारे पास आदर्श विलयन होते हैं, तो जो विलयन हमारे राउट के नियम का पालन करेंगे उन्हें बोलेंगे हम आदर्श विलयन। और दूसरा अनादर्श विलयन कि जो हमारे राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन विलयन को हम क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन, जो कि आप यहाँ से डेफिनेशन से नोट भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण भी दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहले आदर्श विलयन की डेफिनेशन दे रखी है और साथ में उसका उदाहरण भी यहाँ पर लिखा है, और ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें जल्दी से। ऐसे यहाँ पर भी अनादर्श विलयन की परिभाषा लिखी है और जो इसके उदाहरण है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे, इनको भी आप यहाँ से नोट कर लें। क्योंकि अगर मैं आपको हर क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा थ्योरी के साथ में तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको पूरे टॉपिक समझा सकूं। इसलिए जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और साथ में आंसर दिखा रहा हूँ, वहां से आप आंसर को नोट कर लें। यह इसका 22वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक अणुसूत्र दे रखा है C4H10O। हमसे यहाँ पर इसके 3 समावयवी पूछ रखे हैं कि उनकी संरचना क्या होगी और उनका IUPAC नाम भी बताना है। बहुत आसान है, यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इनकी संरचना दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर इनके IUPAC नाम दिख रहे होंगे। पहला हो जाएगा ब्यूटेन 1 जिसका हमारे पास रचना सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ऐसे ही दूसरा भी है CH2 CH2 CH के साथ हम लगा देंगे सिंगल बॉन्ड OH और आ जाएगा CH3, इसका हमारे पास नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऐसे ही यहाँ पर तीसरा है जो कि हमारा हो जाएगा CH3 CH और सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा हमारे पास OH CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 3 तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं जल्दी समझा सकता हूं वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखते हैं हम इसके 23वें क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका 23वां क्वेश्चन। इसमें हमें यहाँ पर अर्ध सेल की अभिक्रिया दे रखी है और हमसे यहाँ पर 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। सेल की हमें यहाँ पर सेल अभिक्रिया लिखनी है और सेल का हमें यहाँ पर EMF ज्ञात करना है। तो इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं। अब यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लें और आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार करके जाना। यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और ये है इसकी सेल अभिक्रिया, इनको आप यहां से नोट कर लें। अब एक क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन के अथवा में भी दे रखा है,
अगर आप न्यूमेरिकल करना नहीं चाहते तो आप इस क्वेश्चन को कर कर आ सकते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। अब वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि उसका क्या कारण होगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन हमारा यहां से स्टार्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया तो आप ऊपर वाला न्यूमेरिकल कर कर आ सकते हैं, वो हर साल ही आता रहता है ज्यादातर। यह हमारा इसका 24वां क्वेश्चन और इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 4 नंबर के। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि अधिकांश संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, हमें इसका यहाँ पर कारण बताना है। और दूसरा हमें बताना है कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व होते हैं उनमें क्या अंतर होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों पॉइंटों के आंसर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारे पास पहले पॉइंट का आंसर है, पहले आप इसको यहां से नोट कर लें, फिर मैं आपको इसके दूसरे पॉइंट का आंसर भी दिखा देता हूं, जो कि आपको यहां पर दिख ही रहा होगा। इसमें हमसे पूछ रखा था कि लैंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारे पास लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनमें संकर यौगिक बनने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि जो हमारे पास एक्टिनाइड होते हैं उनमें संकर यौगिक बनने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लैंथेनाइड होते हैं इनमें ऑक्सीजन आयन नहीं बनते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्टिनाइड होते हैं इनमें हमारे ऑक्सीजन आयन बनते हैं। और जो हमारे पास लैंथेनाइड तत्वों के ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्साइड हो वो हमारे कैसे होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जो हमारे पास एक्टिनाइड तत्व होते हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो हमारे कैसे होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। इस तरीके से आप 4 या 5 पॉइंट लिख करके आ सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर कर आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऊपर वाले क्वेश्चन को ही करके आए। ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी है, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इस साल आ सकता है। फिर भी क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आप ऊपर वाले क्वेश्चन करके आए। इसमें हमसे पूछ रखा है लैंथेनाइड अकुंचन को कारण से समझाते हुए लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम बताइए। और यहाँ पर मैंने इसका आंसर दे रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर लें। और इसका आंसर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपका 25वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आया हुआ है। और हर साल आपके एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो बना रखी है केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। और ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत साल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। और इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इस न्यूमेरिकल के अथवा में हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को नहीं करना चाहते तो आप इस क्वेश्चन को कर कर आ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसमें हमें यहाँ पर 2 टॉपिक्स दे रखे हैं। पहला पूछ रखा है कार्बोनिल समूह की संरचना समझाइए। और दूसरा हमसे पूछ रखा है क्लीमेंसन अपचयन जो अभिक्रिया होती है उस पर हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, यानी कि उसकी डेफिनेशन। तो दोनों टॉपिक के आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से दोनों को जल्दी से नोट कर लें। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यह हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारे पास कार्बोनिल समूह है उनकी संरचना क्या होती है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और यह हमारी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, यहां से आप इसको भी नोट कर लें। अब इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26।
और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है और ये आपका अब नया क्वेश्चन है केस स्टडी वाला। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखे होंगे और इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और चारों क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के हैं। तो इन सभी का आंसर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप नोट करते रहना। यहाँ से हमारे इनके आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था आणविकता की हमें परिभाषा बतानी थी, वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, यहाँ से आप नोट कर लें। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है वो बतानी थी, वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप यहाँ से नोट कर लें। बाकी 2 क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यह तीसरा इसमें हमसे ऊर्जा पूछ रखी थी जो कि होगी हमारी संकीर्ण ऊर्जा, और यह चौथा इसमें हमसे अभिक्रिया की कोटि पूछ रखी थी जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखी है। यहाँ से आप इसके पूरे आंसर को नोट कर लें। तो यहाँ पर मैंने आपको केमिस्ट्री के 2025 के सैंपल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ। हर एक क्वेश्चन का डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताया है। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो ये था उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2025 का केमिस्ट्री के सैंपल पेपर के सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन जो कि मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ और एक एक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में सोल्यूशन करवा दिया है और जो भी क्वेश्चन मैं समझा सकता था मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर समझाए नहीं है, खाली उनके आंसर दिखा दिए हैं। और अगर आप केमिस्ट्री के 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और ये जो आपका केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सेट 1 है, इस सेट को आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं। और अगर आपने मैथ के 2025 के सेट 1 की जो सोल्यूशन वीडियो है वो अभी तक नहीं देखी है तो सेट 1 की सोल्यूशन वीडियो मैं चैनल के ऊपर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इन सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। और अब आपका फिजिक्स के सैंपल पेपर का सोल्यूशन बचा है, वो भी आपका इस वीडियो के बाद में आ जाएगा। और ये सोल्यूशन वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या किसी भी सैंपल पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये सोल्यूशन वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इस सोल्यूशन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।